नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं, क्या उन सीट्स पे जनरल कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हो सकता है, चयन हो सकता है? या फिर अगर हम इसको उल्टा पूछें कि क्या जनरल की सीट्स पर एससी, एसटी, ओबीसी या रिजर्व्ड जो भी कैटेगरी है, क्या उनका चयन हो सकता है जनरल की सीट्स पर? आइए चर्चा करते हैं विस्तृत तरीके से और समझिएगा, एंड तक आपको एक चीज जरूर पता चलेगी कि क्या रूल्स है ताकि आपको काम आ सके अपने एग्जाम में। समझिएगा, ये बात तब उठी जब यूजीसी के तत्कालीन और फिलहाल जो यूजीसी के चेयरमैन चल रहे हैं, जो जगदीश कुमार साहब हैं, इन्होंने एक कमिटी फॉर्म की और उस कमिटी ने एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो पोजीशंस हैं फैकल्टीज की, उनको भरा जा सकता है। तो ड्राफ्ट में बहुत सारे प्रपोजल्स थे। हालांकि ये गाइडलाइन नहीं थी, पर ड्राफ्ट में एक प्रपोजल ऐसा भी था जिसके खिलाफ संसद देखा जाए, द हिंदू पेपर में देखा जाए, वायर में देखा जाए या हर जगह देखा जाए, तमिलनाडु के तो राज्य में भी अगर देखा जाए तो पूरा बवाल मच उठा, फुरोरे उठा। आखिर हुआ कैसा? एक ट्विटर पे अगर आप देखेंगे या एक्स पे अगर आप देखेंगे तो कास्टिस्ट यूजीसी करके एक हैशटैग भी वहां पे ट्रेंड होने लगा, जिसमें 35,000 से ज्यादा ट्वीट्स भी मिले संडे में ही। आखिर ऐसा हुआ क्यों? समझिएगा कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट प्रपोजल बन रहा था कि कैसे हम डी रिजर्वेशन कर सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में। यहां पे पॉइंट ये उठ रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर कोई सीट रिजर्व्ड है, कोई रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और वहां पे अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आता है, वैकेंसी आती है ग्रुप ए के सेट में, तो क्या वहां पे बाकी के जनरल कैंडिडेट्स को भी प्रिफर किया जा सकता है, चुना जा सकता है? इसी के ऊपर पूरा बवाल मच गया। यूनिवर्सिटी कंसर्न में प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी। तो जो भी आपका एक एससी, एसटी या ओबीसी में जो भी रिजर्व कैटेगरी, उसमें जो भी सीट्स हैं, वो आप डी रिजर्व करने का प्रोसेस करें। ये गाइडलाइन नहीं थी, ये ड्राफ्ट था। इट वॉज नॉट अ फाइनल थिंग, इट वॉज ओनली अ ड्राफ्ट वेर इन लोगों ने अपना अपना इमोशंस डाला। पर यहाँ पे जैसे ही डाला, फुरोरे होने लगा, तो वापस से बैक ट्रैक कर लिया गया और बोला गया कि ये बस ड्राफ्ट है, हम गाइडलाइन में तो ऐसे भी इसको हटा लेते। और ट्विटर पे यूजीसी आकर डैमेज कंट्रोल करता है कि देखो ये बस ड्राफ्ट था। नो डी रिजर्वेशन हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो ट्विटर पे लिखा गया। नाइदर देर आर एनी प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट डी रिजर्वेशन। तो डी रिजर्वेशन का मतलब है जो सीट रिजर्व की गई है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, उन पे अगर चयन करना है किसी और कैंडिडेट का जो कि जनरल से बिलोंग करता है, तो उन सीट को पहले डी रिजर्व करना पड़ेगा, एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा कॉलेजेस को इस गाइडलाइन के हिसाब से या ड्राफ्ट के हिसाब से। ये गाइडलाइन के रौद पे नहीं आया। देयर इज गोइंग टू बी नो सच डी रिजर्वेशन। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, दे मस्ट इंश्योर दैट द बैकलॉग पोजीशंस ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज आर फिल्ड अप। बोला गया आप इसको जल्दी से फिलअप कर लो। अब इतना आखिर बात हो रहा है, तो मुद्दा इसके पीछे था क्या? मुद्दा ये था कि अखबारों में ये खबर बार बार छपती थी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जब वेबसाइट भी हमने टटोलने की कोशिश की, तो वहां भी हमें यही मिला, एम्प्टी सीट्स इन टीचिंग पोजीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता चला 900 स्पॉट्स हैं लाइंग वेकेंट, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जहां से 622 सीट वेकेंट थी। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 6,549 सीट्स वेकेंट थी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 2,252 था, बाकी सारा रिजर्व कैटेगरी, जिसमें ओबीसी का 1761, 7061, एससी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,000 के आसपास, और अगर आप शेड्यूल ट्राइब का देखें तो 550 से प्लस सीट्स वेकेंट पड़ी थी। इलाहाबाद में 622 आपको जैसे आपने बताया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 500 के आसपास सीट्स वेकेंट थी। तो टोटल देखा जा रहा था जो वैकेंसीज आ रही थी, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स है वो अच्छा खासा चंक रखती थी। यहां तक कि और अखबारों में आया, थर्ड ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचिंग पोजीशंस लाइंग वेकेंट, वन थर्ड ऑफ द सीट्स वेकेंट लाई कर रही थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव ओवर 80% रिजर्व सीट्स फॉर सीनियर फैकल्टी लाइंग वेकेंट। तो ये बार बार अखबार में छप रहा था और इसके लिए यूजीसी ने प्लानिंग किया एक ड्राफ्ट बनाने का कि कैसे इसको भरा जाए। अब ऐसा भी नहीं है, there's a dearth of people in the reserve category जो टैलेंटेड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब जवाब ये दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, हम बस इसको ड्राफ्ट के तौर पर डिस्कस कर रहे थे। टैलेंट दोनों ही जगह मिलता है और जहां जो टैलेंट मिलता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। पर ये तो बात रही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जिसमें अब तय हो चुका है कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2019 के तहत नो रिजर्व्ड पोस्ट इज टू बी डी रिजर्व। ये तय हो चुका है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कोई भी रिजर्व पोस्ट है उसको डी रिजर्व नहीं किया जाएगा। पर थोड़ा और जांच हमने करने की कोशिश की और हमने पता लगाया कि डीओपीटी आखिर क्या करता है।
डीओपीटी के हमने एफएक्यू सेक्शन में गए और हमने काफी सर्कुलर्स ढूंढने की कोशिश की। 1979 से एक सर्कुलर चल रहा है जो 2010 का वैलिड है आज तक और अभी भी वही चल रहा है। इट परमिट्स डी रिजर्वेशन, समझिएगा डीओपीटी जो है, जो आपके आईएएस कैडर या आईपीएस कैडर या किसी भी यूपीएससी एग्जाम में जो भी ग्रेड्स भरे जा रहे हैं, वो डीओपीटी बहुत कुछ डिसाइड करता है उनका कितना रिक्रूटमेंट होगा, क्या होगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लिखा गया है एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रुप ए पोस्ट डी रिजर्वेशन कैन हैपन, ये डीओपीटी बोलता है अपने लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे लागू बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। हमने और पढ़ने की कोशिश की पॉलिसीज को, पता चलता है अ वैकेंसी रिजर्व फॉर एससीज एसटीज और ओबीसीज, यहाँ पे दे कैन नॉट बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट अदर देन द रिजर्व्ड कैटेगरीज ओनली। हाउएवर, अगर कोई रिजर्व्ड वैकेंसी है मे बी डिक्लेयर्ड अनरिजर्व्ड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर, पर ये होगा सिर्फ ग्रुप ए के लिए, ये होगा सिर्फ ग्रुप ए के लिए। नो अदर ग्रुप सीट्स कैन बी डी रिजर्व, अगर वो रिजर्व कर दी जा चुकी है तो रिजर्व नहीं हो सकती, सिर्फ ग्रुप ए की डी रिजर्व की जा सकती है। समझिएगा, पूरा हमने इसका प्रोसेस निकालने की कोशिश की कि क्या होगा। डी रिजर्वेशन अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है तो क्या होगा। वैसे तो जनरल बैन है डी रिजर्वेशन पे, जनरल बैन इज देयर, पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ग्रुप ए सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड टू बी वैकेंट बिकॉज ऑफ दैट पब्लिक इंटरैक्शन या फिर उसका पब्लिक इंटरेस्ट में उसको भरना ही होगा। तो मिनिस्ट्री जो भी इन्वॉल्व है, हो सकता है डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, जो भी है, वो पूरा ये डी रिजर्वेशन का एक पूरा परफॉर्मा भरेगा। क्या डेजिग्नेशन है पोस्ट का, पे स्केल क्या है, नेम ऑफ द सर्विस क्या है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब भरेंगे ही भरेंगे। रीजन देना पड़ेगा व्हाई इट कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन वैकेंट, ये वैकेंट क्यों नहीं छोड़ी जा सकती, रीजन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन फॉर डी रिजर्वेशन, एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये सारा मिनिस्ट्री को भर के देना पड़ेगा। इसको देने के बाद यही चीज जो है, द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो भी इन्वॉल्व है शैल कंसल्ट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो अगर एससी के लिए कोई वैकेंसी को हटाना चाहते हैं या रिजर्व करना चाहते हैं, एसटी कमीशन से करेंगे फॉर द एसटीज, एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर ओबीसी। तो तीनों कमीशन से पहले पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, और कंसल्ट होने के बाद ही आगे काम हो सकता है। After obtaining the comments of the concerned commission, administrative ministry department shall place the proposal along with the commission's comment. तो commission अपना comment देगा before committee comprising of the secretaries in the DOPT, the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the ministry department under which the recruitment is to be made for consideration. मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कमेंट आएगा मिनिस्ट्री से भी, कमेंट आएगा वहां की कमीशन से भी, और इन दोनों को रखा जाएगा सेक्रेटरीज के सामने, जो कि डीओपीटी के भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के भी होंगे, और जो भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है रिक्रूटमेंट में उसके भी सेक्रेटरीज होंगे। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब फाइनल डिसीजन के लिए मिनिस्टर के पास जाएगी फाइल, ताकि सारे सेक्रेटरी जो अपना ओपिनियन देना था दे चुके हैं, नेशनल कमीशन दे चुके हैं, अब जाएगा मिनिस्टर के पास जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है। If the reservation of the vacancy is approved, it can be filled as unreserved vacancy. अगर उस सीट को अगर मानिए डी रिजर्व कर दिया जा चुका है तो वहां पे जनरल कैंडिडेट आ सकता है। लगभग यही सेम चीज फॉलो होती है डी रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन में भी सेम चीज फॉलो होगी। परफॉर्मा भरा जाएगा कि क्या लोग अवेलेबल नहीं है, such vacancies may be de-reserved and filled by the candidates of other committees और communities, ये सब वही सेम प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा। वापस से कमीशन के पास जाएगा, मिनिस्ट्री के पास जाएगा, सेक्रेटरी के पास जाएगा, और फाइनली मिनिस्ट्री आपका कॉल लेगी। तो एक बात तो तय है कि डी रिजर्वेशन किया जा सकता है, पर सिर्फ ग्रुप ए सर्विसेज का, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में। अब समझने की बात यह भी है कि क्या रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो जनरल सीट पे भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, पर यहां पे छोटा सा ग्लिच है। अगर उन्होंने रिजर्वेशन का किसी भी स्टेज पर लाभ ले रखा है और मेरिट में वो जनरल से आगे नहीं है, और रिजर्वेशन का लाभ ले रखा है पर मेरिट में लास्ट जनरल कैंडिडेट से आगे नहीं है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा जनरल की सीट का, वो अपने रिजर्व सीट पर ही जाएंगे। पर अगर मेरिट में, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर मेरिट में रिजर्व कैंडिडेट का ज्यादा है लास्ट जनरल कैंडिडेट से, तो वो प्रिफर किया जा सकता है अनरिजर्व्ड सीट्स के लिए। आइए समझते हैं, जजमेंट है आपका जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का है। इसमें दिया, इफ एनी पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज is selected on the basis of merit in open competition along with general category candidates, then he will not be adjusted towards reserved category. That is, he shall be deemed to have been adjusted against the unreserved vacancies. And it shall be immaterial that
ही हैज अवेल्ड एनी फैसिलिटी और रिलैक्सेशन, ये इमटेरियल अब होता है। अगर वो मेरिट में ज्यादा है तो उसको अनरिजर्व सीट पे लाभ मिल सकता है। तभी आप कई बार देखेंगे कि अगर 50% रिजर्वेशन का कई बार है बीच देखा जाता है, वो इसी प्रकार कई बार हो जाता है कि ज्यादा हो सकता है, 55% भी हो जाता है, 57% भी हो जाता है हर साल के रिजल्ट में। उसका रीजन यही है कि अगर उन्होंने अवेल नहीं करने की सोची या फिर अगर उनका मेरिट ज्यादा है तो दे वुड बी एडजस्टेड फॉर योर जनरल सीट्स और अनरिजर्व सीट्स। यही छोटा सा पॉइंट था, हालांकि उल्टा पॉसिबल नहीं है। जनरल कैंडिडेट कैन नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द सीट्स ऑफ रिजर्व्ड वंस अनलेस एंड अनटिल अगर सीट वेकेंट है और वहां पे डी रिजर्वेशन पॉलिसी आई है तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। पर यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट है, मेरिट अगर ज्यादा है तो आपको ट्रीट किया जाएगा अनरिजर्व सीट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन किसकी सीट कैसे एडजस्ट कर सकता है। ऐसे ही बहुत मजेदार चीजें होती रहती है हमारी क्लास में और चीजें क्लियर भी होती रहेंगी। हमारा पूरा एक वेब है, पोर्टल है, आप उस पर विजिट करें जरूर अनअकैडमी पे। और हमारी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं आप CMC कोड डालकर। और आपको कुछ भी लेना हो देखिएगा सब कुछ इंक्लूड देते हैं हम, कुछ आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्रैश कोर्स मेंस का और PT का सब आपको मिलेगा। साथ ही वी हैव गॉट दिस ऑफर रनिंग बाय, जिसमें अप टू नहीं, अब तो फ्लैट मिल रहा है आपको। यू आर गेटिंग फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 months ऑफ एक्सटेंशन। पर ये किस कोड पे मिल रहा है आपको याद होगा, तो कर लीजिए, नहीं है तो CMC कोड पर आपको ये लाभ मिलेगा। यू गेट 50% फ्लैट ऑफ। तो मिनिमम प्राइस जो आ रहा है वो 25263 का आ रहा है और ये बैच हमारा चालू हो रहा है 30 जनवरी से। आप इसमें लाभ ले सकते हैं, फ्लैट 50% ऑफ है। ये 30 जनवरी से बैच चालू हो रहा है, प्लस हमारा 29 जनवरी से आज से ही चालू हो रहा है। This is 2026 batch that is starting from today onwards. Dedicated doubt solving sessions, educators, NCERT focus, test series, books सब आप तक पहुंचेगा। साथ ही में इंग्लिश में भी अब हमारी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में भी क्लास लॉन्च हो चुकी है। ये चालू होगी 13 फरवरी से। वी हैव अनाउंस्ड इट, ये 13 फरवरी से चालू हो जाएगी, जुड़ जाइएगा। लॉट ऑफ थिंग्स हियर ऑल्सो एंड वी हैव गॉट द वाइडेस्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। चूज वन एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।